हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की 22 फेब की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस एक मंथ का ब्रेक था, तो क्यों था वो आप सबको पता ही होगा। खैर फिलहाल आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ द इंडिया फ्रांस साइन रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड द ओशन गवर्नेंस। तो नाम से समझ में आ रहा है ब्लू इकोनॉमी मतलब कि जो भी हमें प्रॉफिट होता है थ्रू द ओशंस, तो उसके बारे में हमें पढ़ा है और इंडिया और फ्रांस ने इसके बारे में साइन किया है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि क्या है, ताकि हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो ब्लू इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज करें और एक कॉमन विज़न बना सकें किस तरह से हम जो ओशंस हैं, जो जैसे इंडिया पैसिफिक ओशन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ओशन माना जाता है, उसको हम गवर्न कर सकें बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ और कोऑपरेट कर सकें सो दैट हम वाटर से रिलेटेड या जो भी कोस्टल से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको सस्टेनेबल बना सकें और रेजिलियंट बना सकें। रेजिलियंट मतलब कल को कोई भी तूफान आता है या कोई भी डिजास्टर आता है उसको हम किस तरह से जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप को सेटअप करेंगे ब्लू इकोनॉमी पे एंड ओशन गवर्नेंस पे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक एनुअल बायलैटरल डायलॉग ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो साल में क्या करेंगे, आपस में मतलब कि डिस्कशंस करेंगे सो दैट हम कुछ व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकें कि इस तरह से हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकें, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इम्प्लीमेंट कर सकें और फ्यूचर में किस तरह से कोऑपरेट कर सकें। इकोनॉमिक में हम ऑफकोर्स ब्लू इकोनॉमिक को हमें प्रायोरिटी बना रही है सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हमें कोऑपरेट करना होगा ऑन सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट कोस्टल एंड वाटर विद इंफ्रास्ट्रक्चर। साइंटिफिक एंड एकेडमिक में हमें देखना चाहिए, हमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ाना चाहिए मेराइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सो दैट हम किस तरह से बेटर वे में अपने मेराइन रिलेटेड जो हमारी रिसोर्सेज हैं या जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकें। फाइन। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस का ऑलरेडी कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के, तो हम दे सकते हैं डिफेंस में इंडिया ने ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट परचेज़ किया था। इसके अलावा 6 हमने स्कॉर्पियन सबमराइन्स भी साइन की गई है फ्रांस के साथ। स्पेस में हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ऑन कोऑपरेशन फॉर इंडिया को जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला गगनयान, जो कि पहले 2022 के लिए था लेकिन ड्यू टू कोविड ये जो डिले हो गया है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया 2008 में। इसके अलावा दोनों ने कमिटेड है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ बना सकेंगे, फ्री एंड रूल बेस्ड। ब्लू इकोनॉमी ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी इट इज़ द किस तरह से हम अपने जो भी ओशन से रिलेटेड रिसोर्स उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लाइवलीहुड और जॉब्स को हम क्रिएट कर सकें वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम। इंडिया की देखा जाए तो हमारी टोटल इकोनॉमी में जो ब्लू इकोनॉमी है वो 4.1% कॉम्प्राइज करती है। अभी हमारे इसमें क्या क्या आ गया, फिशरीज़ हो गया, डीप सी माइनिंग हो गया, या फिर जो भी ऑयल हम जो है ऑफशोर ओशन से निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तो ये सभी ब्लू इकोनॉमी के अंडर कवर होता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीजेज द ड्राफ्ट इंडिया डाटा असेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022। ठीक है, तो ये जो माइनस इकोनॉमी में कवर होगी। अब देखो डाटा की असेसिबिलिटी की बात चल रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया कि पॉलिसी का एम ये कि हम किस तरह से जो भी हमारी एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको किस तरह से अपग्रेड कर सके। जैसे नेशनल डाटा शेयरिंग एंड असेसिबिलिटी पॉलिसी हो गया, ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म इंडिया हो गया। ये जो पॉलिसीज़ होंगी वो सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, उन सब पे अप्लाई होगा, उन सब गवर्नमेंट एजेंसीज पे अप्लाई होगा। सो इट विल अप्लाई टू ऑल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, क्रिएटेड, कलेक्टेड एंड आर्चीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑथराइज्ड एजेंसी। जो भी हमारी इंडिया में जितनी भी एजेंसीज हैं जो डाटा को या तो जनरेट करती हैं, क्रिएट करती हैं, स्टोर करती हैं, उन सब पे ये अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है, जो इंडिया की जो एबिलिटी है कि किस तरह से हम सोशल ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, अच्छा बनाना है। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क में लाना है, क्योंकि हमारे डाटा को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, मिसयूज़ भी किया जाता है बाय द फॉरेन कंपनीज, इसलिए हम डाटा लोकलाइजेशन की बात भी करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल गाइडलाइन मेजर हाइलाइट्स किए हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आएगा, मतलब कि इसके अंदर हम एक इंडिया डाटा ऑफिस को सेटअप करेंगे जो क्या करेगा, सभी जहाँ जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है या जो भी एजेंसीज हैं जो इन सबको देखती हैं उनको मॉनिटर करेगा। इससे पहले हर एक जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होगा उसके पास डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए इंडिया डाटा काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग डाटा ओपन बाय डिफॉल्ट, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जनरेट या स्टोर किया जा रहा है बाय एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसको ओपन किया जाएगा और शेयरेबल किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ डाटा जो कि नेगेटिव लिस्ट में, उसको छोड़ के।
ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी डिटेल डाटा सेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेंगे दैट हैव अंडरगोन वैल्यूएडिशन, मतलब कि जो डाटा से बोलते हैं ना डाटा इज़ द न्यू ऑयल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑयल से जितना पैसा जनरेट होता है उतना हमारा डाटा से पैसा जनरेट हो सकता है, तो उन डिटेल डाटा सेट्स को मोनेटाइज करेंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग, सभी जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं हम उनमें देखेंगे कौन से डाटा एसेट्स हैं, मतलब जहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से हम डाटा इन्वेंट्रीज को उनको क्रिएट करेंगे। ठीक है। डाटा रिटेंशन पीरियड टू बी डिफाइंड बाय ईच मिनिस्ट्री, मतलब कौन सा डाटा कितने दिन तक या कितने सालों तक स्टोर करना है वो हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट उसको खुद डिफाइन करेगा। अब हमारी डिजिटल इकोनॉमी में डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, इट इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, पॉलिसी मेकिंग में प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करती है और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। नेक्स्ट है CBI टेक स्टॉक ऑफ द बैंक फ्रॉड केस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, CBI ने रिसेंटली क्या किया है, जो सूरत बेस्ड ABG शिपयार्ड है उसके जो चेयरमैन है उसको अभी अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने 22,842 करोड़, मतलब नियर अबाउट 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस किया है। ठीक है। बैंकिंग फ्रॉड क्या होगा पता ही होगा, इट इज़ एन अटैम्प्ट जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी फाइनेंशियल या कोई भी बैंक का इंस्टीट्यूशन है उससे फंड्स लेते हो या तो किसी क्राइम के थ्रू, या आप उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हो, या फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ठीक है। तो भाई जो ABG शिपयार्ड का चेयरमैन था उसको भी अरेस्ट किया क्योंकि उसने इतना 23,000 करोड़ का फ्रॉड केस किया। अब RBI ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2021-22 के पहले हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ में देखा गया तो 4071 ऐसे बैंकिंग फ्रॉड केस देखे गए हैं, जो कि पिछले साल मतलब 2020-21 में 3499 थे, मतलब कि नियर अबाउट 500 या 550 केसेस का फ्रॉड केस बढ़ा है। हाईएवर जो अमाउंट इन्वॉल्व था फ्रॉड में वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रॉड केस तो बढ़े हैं लेकिन 2020-21 में जो फ्रॉड केस था वो नियर अबाउट 64 करोड़ का था, जो अब डिक्लाइन हो गया 36 करोड़ हो गया, मतलब हाफ हो गया। रीजंस क्या है इतने बैंक फ्रॉड क्यों बढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या है, जो भी सिस्टम्स में मतलब कि प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो भी स्टाफ है वो अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है और सुपरविज़न अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो ऑफिसर जो कंट्रोल करते हैं वो निगलेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम को। इसके अलावा क्या है, कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टाफ का जो रेगुलर है उनको ट्रांसफ़र करते रहते हैं वो एब्सेंट है, क्यों, हर जगह से बारिशें लगती हैं इस वजह से। नेक्स्ट है, अब हम फ्रॉड्स को किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, जो स्टेट के द्वारा रन किया जा रहा है बैंक्स उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इसके अलावा जो भी नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है। बैंक्स को अच्छे से उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है। हमें कंसिस्टेंट अकाउंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस इंटरेस्ट से लोगों को बाहर करना चाहिए फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द बोर्ड ऑफ द बैंक। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी एनफोर्स्ड सेज प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है क्या कवर इसमें होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेंटर और स्टेट से रिस्पॉन्ड मांगा है कि किस तरह से, देखो अभी तक आपको पता जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है। लाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट से पूछा है कि क्या रिक्वेस्ट मांगी है कि जो आर्टिकल 51A के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको हम किस तरह से इन्फोर्सेबल ला सकते हैं, इंक्लूडिंग देखो पेट्रोटिज्म एंड यूनिटी ऑफ नेशन 11 ड्यूटीज़ हैं, आपको पता होने चाहिए, थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल डिफाइंड लॉ। पेटिशंस, क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, मतलब हम क्यों चाह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्सेबल बनाना चाहिए, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट ने रघुनाथ मिश्रा जजमेंट में बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसको एनफोर्स करना चाहिए बाय लीगल एंड सोशल सैंक्शन, और राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इट इज़ कोरिलेटिव। अभी क्या है, क्योंकि इलीगल ट्रेंड है प्रोटेस्ट करने का, मतलब कि क्या है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। रोड्स को ब्लॉक कर लेते हैं, रेल के रूट्स को ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्सेबल बनाना चाहिए। ठीक है। हाईएवर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इनको एनफोर्स करने में, क्योंकि ये बोला गया ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि सिटीजन की अपनी मर्जी है कि उसको फॉलो करे या ना करे। ठीक है। हाईएवर लेकिन ये भी बोला गया कि कुछ इसमें वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, कुछ इंडियन मिथ्स का पार्ट है, रिलीजन्स और प्रैक्टिसेस का है। फाइन। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ फेवर में है, कुछ किसमें अगेंस्ट में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्सेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में
42nd अमेंडमेंट 1976 में बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्वानसिंग कमेटी लीगली एनफोर्सेबल अभी तक नहीं है। और ये जो हमने कंसेप्ट था यूएसएसआर से लिया था, और ये फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स पे है और फॉरेनर्स पे एक्सटेंड नहीं होती। भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको खुद पढ़ना है, मैं ही फ़िलहाल इसको नहीं आपको कराने वाली, बिकॉज बहुत बेसिक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको इसका पता होगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी। गवर्नमेंट टू कंटिन्यू सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट फ्रॉम 2021 टू 2025। तो कहते जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में भी कवर हो सकती है। देखो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम का एम क्या है? इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे बॉर्डर की फेंसिंग करना है, लाइनिंग करनी है, बॉर्डर फ्लड लाइट्स लगानी है, कुछ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लाने हैं, बॉर्डर रोड्स बनानी है, ठीक है, बॉर्डर आउटपोस्ट बनानी है, ठीक है, सो दैट हम अपने जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार से, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बॉर्डर को अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से पॉलिसीज बना सकते हैं, गार्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की? सबसे पहले क्या है, देखो, अगर हमारा बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ईजिली क्या है, जो भी हमारे ट्रूप्स होंगे, सैनिक हैं, वो ईजिली मूव कर सकते हैं, उनके व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कर्व कर सकते हैं, जैसे स्मगलिंग होती है, ठीक है, करेंसीज़ को मतलब कि डुप्लीकेट किया जाता है। इससे हमारा वेदर कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है, ट्रेड रिलेशंस और कंट्री के साथ अच्छे हो सकते हैं, पीस और स्टेबिलिटी पर मेंटेन कर सकते हैं। अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए सो दैट हम बॉर्डर को मैनेज कर सके? सबसे पहले हमने जो भी कम्युनिकेशन सर्विलेंस इक्विपमेंट है उनको इंटीग्रेट करना है, सो दैट हम क्या कर सके, जो भी जम्मू बॉर्डर पे, ठीक है, जो भी जम्मू बॉर्डर पे एक्टिविटीज होती है उनको इंटीग्रेट करना है, देयर बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। इसके अलावा हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भी बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स, उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, सो दैट जो भी बॉर्डर पे क्राइम्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सके। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो भी किसका पार्ट है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है बोल्ट क्विट। तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स पे जो रिवरन एरियाज़ हैं उनको इक्विप करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट बोर्ड, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, और इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट बार्स स्कॉलरशिप। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने न्यू पॉलिसी इशू करी है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, जो भी बच्चे, जो भी इंडियन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं अंडर द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, उनको अगर स्टडी फ्रॉम परसुइंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑन इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, उनको डिबार कर रहे हैं, मतलब अब वो नहीं पढ़ सकते हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप इसलिए प्रोवाइड की जाती थी स्टूडेंट्स को जो बच्चे बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट से, या फिर जो भी नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब से, या लैंडलेस वर्कर्स को, या ट्रेडिशनल आर्टिजन। तो आपको पहले बात तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में पता होना चाहिए था। ये उन बच्चों को मिलती थी जो बच्चे इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडियन इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं इन सच कोर्सेज़ के लिए। मतलब कि एक बात बताओ, आप इंडिया की कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के सोशल स्टडीज़ के बारे में क्या आप बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो या इंडिया में पढ़ सकते हो? तो इसी वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने इस स्कॉलरशिप को फिलहाल डिबार कर दिया, और बोला कि अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। मोर ओवर स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज इंडिया में मिल सकते हैं, नॉलेज मिल सकती है इंडियन प्रोफेसर से एज़ कम्पेयर टू फॉरनर से, ठीक है। तो ये नॉलेज। नेक्स्ट है डोनेटस्क एंड लुहांस्क रीजन। अभी क्या जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है दो अलग अलग रीजन्स को कि वो इंडिपेंडेंट है, एक ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन डोनेस्टिक एंड लुहांस्क। ये जो रीजन्स हैं वो कलेक्टिवली इनको डोनबास क्या बोला जाता था। इस रीजन में दोनों यूक्रेन कंट्रोल्ड पार्ट्स हैं एज वेल एज सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज हैं। इनकी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन है। मोस्टली जो पीपल है वो यहाँ पे जो रहते हैं वो रशियन बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ माइग्रेट, क्योंकि काफ़ी जो रशियन वर्कर्स हैं वो आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड क्या किए थे, माइग्रेट किए थे। फाइन, नेक्स्ट है को लोकेशन फैसिलिटीज़। ये कुछ डेडिकेटेड स्पेस है कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द एक्सचेंज सर्वर्स वेयर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एल्गो ट्रेडर्स कैन प्लेस देयर सिस्टम और प्रोग्राम। देखो, विद द को लोकेशन फैसिलिटी से क्या होएगा, बीइंग ये स्टॉक एक्सचेंज सर्वर से काफ़ी क्लोज होंगी, जो ट्रेडर्स क्या होंगे उनको एडवांटेज मिलेगा अदर ट्रेडर्स के कंपेरेटिवली ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कि अगर आप एक डाटा ट्रांसफर करते हो, कोई मैसेज भेजो तो उसमें स्पीड मतलब बहुत कम स्पीड में जल्दी पहुंच जाया करेगा, ठीक है। ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द अनअर्थनिंग ऑफ द कोलेक्शन फैसिलिटीज स्कैम
जहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर ने कुछ अनअफेयर असेस दिया था, मतलब कि घपला किया था बिटवीन 2012 एंड 14, फाइन, जिसकी वजह से उसको डाटा पहले मिल गया था बिफोर अदर्स। ऑफ कोर्स यार, अगर आपको पहले पता चल जाए कि यार इसका शेयर बढ़ रहा है या इसका शेयर घट रहा है, ठीक है, तो आप पहले अपना और लोगों के मुताबिक तो आप अपना पैसा पहले निकाल लोगे ना, तो और लोगों को लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पानरुति कैश्यूज, कैश्यू प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर जो कि तमिलनाडु बेस्ड हैं, उनको जीआई टैग मिल चुका है पानरुति कैश्यूज को, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। इनको गोल्ड माइन ऑफ कुडलार भी बोला जाता है। डिमांड फॉर पानरुति कैश्यूज बहुत ज़्यादा, इस काजू की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज उसकी टेस्ट और क्वालिटी अच्छी है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर हम क्यों देते हैं उन प्रोडक्ट्स को, बिकॉज उनका बहुत स्पेसिफिक ओरिजिन होता है और उसकी जो क्वालिटी और रेपुटेशन होती है वो बहुत अलग होती है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, ठीक है। किसी भी जो हम क्या करते हैं जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन 1999, इसके अंदर हम क्या करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जीआई उसको रजिस्टर करते हैं सो दैट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है कन्वर्जन थेरेपी। अभी के जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उन्होंने बोला कि जो इंडिया में कन्वर्जन थेरेपी बैंड है। कन्वर्जन थेरेपी का मतलब इसको रिपरेटिव थेरेपी बोलते हैं और कभी कभी गे क्योर थेरेपी बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा अपना जेंडर आइडेंटिटी बदलना चाहता है, ठीक है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलना चाहता है, उसे हम कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, चिले, उन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनल बैन लगा रखा है अगर कोई कन्वर्जन करता है खुद को, मतलब कोई अगर आप मैन हो और आप वुमेन में कन्वर्ट होते हो, इट इज़ बैन। नेक्स्ट है अवलोकितेश्वरा। इंडियन ऑफिशियल्स ने क्या किया, अभी उनको 1200 साल पुराना बुद्धा स्टैच्यू मिला है जो पिछले 20 सालों से गुम था फ्रॉम बिहार के देवस्थान कुंडल टेम्पल से। इस स्टैच्यू को अवलोकितेश्वर पद्मनाभ आइडल भी बोलते हैं, जिसमें बुद्धा जी ने मतलब लोटस को पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड में विद 2 फीमेल अटेंडेंट्स बिलो हिज फीट। जो अवलोकितेश्वर था ये बुद्धिस्ट होता ऑफ इन्फाइनाइट कंपैशन। बोधिसत्व एनलाइटेंड बींग्स थे जिनको 8 बोधिसत्व से, अगर आपको पता होगा, एनलाइटेंड बींग्स हु हैव पुट ऑफ एंटरिंग पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स अटेन एंड, मतलब कि जिन्होंने दूसरों की हेल्प करते करते एनलाइटमेंट अचीव कर लिया था। नेक्स्ट है व्यंजना द्वादशी। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय वैष्णव्स और ये जो फेस्टिवल है इसमें वैरायटी ऑफ फूड बनता है। ओडिया में इसको ये बोलते हैं ऑन 12th डे ऑफ द द्वादशी और ब्राइट लूनर फेज ऑफ मून इन मंथ ऑफ मार्गशीर ऑफ हिंदू कैलेंडर। ये डेडिकेट होता है टू कृष्णा, ठीक है, और माना जाता है जो यशोदा है और नोटिसिंग दैट कान्स बॉडी एंड कोलैब्स प्रिपेयर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस डिशेज टू फीड कृष्णा, ठीक है। इस एपिसोड को रीनेक्ट किया गया था वैष्णव मुट्स के द्वारा ऑफ पुरी बाय मिडीवल सीयर चैतन्य महाप्रभु आफ्टर ही रीच्ड पुरी अराउंड 500 ईयर्स एगो। कुछ पर्सनैलिटीज एंड न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। शकुंतला चौधरी, ये गांधी सोशल वर्कर थी, पद्मश्री भी मिला हुआ था एंड शी बिलोंग फ्रॉम द असम ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को ज्वाइन किया गया था असम में 1947 में, जहाँ पे इन्होंने वर्क किया था सो दैट हम जो डाउन लोग हैं उनको अपलिफ्ट कर सकें। इसको फाउंड किया गया था 1945 में बाय गांधी जी हिमसेल्फ और इनके हेडक्वार्टर इंदौर में, उनके ब्रांचेस 22 अलग स्टेट्स में भी हैं। इन्होंने असम में बूधवन मूवमेंट को भी लीड किया था और मंथली मैगजीन असोम्या विश्वनागरी इसको भी फाउंड आउट किया था इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कंपोजिशन वैल्यूज़ क्या कहती है, कंपैशन किया, डेडिकेशन, डिवोशन, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस। नेक्स्ट है नवीन चंद्र सेन। इनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी थी। ये वॉज द बंगाली पोइट एंड राइटर। इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को डिस्क्राइब किया था एंड अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज अ नाइट ऑफ द एटर्नल ग्लोब। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या काम किया हुआ है, भानुमति नॉवल लिखा है और एक प्रबर्सर पत्र ट्रैवल्स। ऑल्सो इन्होंने 5 वॉल्यूम लिखे हैं फोटोबायोग्राफी की किसकी, अमार जीवन माई लाइफ के द्वारा, अपनी लाइफ के बारे में, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स, सोशल एस्पिरेशन ऑफ बंगाली लिटरेचर इन सबको डिस्क्राइब किया है। फाइन, तो कहते हैं जो डेली करंट अफेयर 22 फरवरी का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।